क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद बिगड़ती स्थिति के बीच शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में सभी खुफिया एजेंसियों और सभी राज्यों के आतंकवाद विरोधी दस्ते के प्रमुख की इंटर कोऑर्डिनेशन मीटिंग बुलाई गई है। यह बैठक शुक्रवार सुबह 10 बजे से शुरू होगी और इस बैठक में 11 राज्यों के एटीएस चीफ, एसओजी और खुफिया एजेंसियों के प्रमुख शामिल होंगे। इस मीटिंग का उद्देश्य एटीएस के साथ खुफिया एजेंसियों का बेहतर समन्वय और आने वाले समय में खुफिया इनपुट को जल्द से जल्द शेयर करना होगा। इस मीटिंग में एटीएस के अलावा रो, आईबी, एनआईए के अधिकारी और फील्ड ऑपरेशन से जुड़े अफसर शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में तालिबान की अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेने के बाद तेजी से बदलते हालातों पर चर्चा होगी। साथ ही भारत में आतंकी गतिविधियों पर किस तरह का बदलाव होगा, इस पर भी बातचीत की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के जरिए बेहतर समन्वय और किसी भी अप्रिय घटना के पहले तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए उसमें मदद मिलेगी। और कुछ दिन पहले खुफिया एजेंसियों को सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ की जानकारी भी मिली थी। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया था कि आतंकवादी देश में कुछ बड़ा करने की साजिश रच रहे हैं। बताया जा रहा है कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर में आईबी, रो, सैन्य खुफिया एजेंसी और अन्य एजेंसियों को बुलाया गया है। 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था और इसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि भारत विरोधी आतंकी संगठन अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत की विरोधी गतिविधियों में कर सकते हैं और ऐसे में अब सभी खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। वहीं केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के कर्नाटक के तटीय जिलों के घने जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में संदिग्ध आतंकी गतिविधियों का पता लगाने के बाद कर्नाटक के 225 किलोमीटर लंबे तटीय क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से आई जानकारी के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने कारवार, दक्षिण कन्नड़ और चिकमगलूर जिलों के कई लोकेशन से कॉल किए जाने का पता भी लगाया है, जो आतंकवादी और नक्सल गतिविधियों के लिए लंबे समय से खुफिया एजेंसियों के रडार पर हैं। संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कर्नाटक के तटीय जिलों के पहाड़ी और घने वन क्षेत्रों का शेल्टर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते कर्नाटक में इन लोकेशंस पर विदेशी स्थानों से कॉल भी किए गए थे। कॉल कनेक्शन को ट्रैक भी किया जा रहा था और जांच में पता चला कि कॉल नापाक गतिविधियों को अंजाम देने के मंसूबों को अंजाम देने के लिए की जा रही है। सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि क्या इन जगहों पर स्लीपर सेल विदेशी तत्वों द्वारा सक्रिय किए जा रहे हैं। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने हाल ही में चेतावनी दी है कि श्रीलंका के कम से कम 12 संदिग्ध आईएस आतंकवादी मछुआरों की आड़ में राज्य के तटीय जिलों में घुस आए हैं और इसी को देखते हुए तटीय क्षेत्रों में रेड अलर्ट की घोषणा की गई है। सूत्रों के मुताबिक सभी फोन कॉल्स संदिग्ध आतंकियों की ओर से किए गए थे। एजेंसियों को यह भी संदेह है कि ये कॉल कर्नाटक के स्लीपर सेल से किए गए थे। खुफिया एजेंसियों को संदेह है कि संदिग्ध आतंकवादी थुरिया सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो 2012 से भारत में प्रतिबंधित है। खुफिया एजेंसियों ने पिछले महीने कर्नाटक और केरल में कई जगहों पर छापेमारी की थी और उन्होंने आतंकवादियों से संबंध रखने और भारत विरोधी दुष्प्रचार करने के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में भी लिया था। मोहम्मद अहमद सिद्दीप्पा उर्फ यासीन भटकल आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का संस्थापक नेता था। उसे राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों की मोस्ट वांटेड सूची में सूचीबद्ध भी किया गया था और वो कर्नाटक के तटीय शहर भटकल का ही रहने वाला था। तो अफगानिस्तान में तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। आज दोनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। ललन सिंह जी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है ललन जी आपका। और इसी के साथ अंकित अरोड़ा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले ललन जी आप ही के पास आना चाहूंगी। देश में रेड अलर्ट, पूरे तरीके से आतंकी हमला और जिस तरीके की हम लगातार बात कर रहे थे कि तालिबान का कब्जा पूरे तरीके से होने के बाद भारत में आतंकी गतिविधियां बढ़ेंगी और वो अब देखना भी शुरू हो गया है। आपने सही कहा, आईएसआई का जो टेरर मॉडल है ये खुलासा हो चुका है। 4 दिन से लगातार हमारे जो 6 आतंकियों को अरेस्ट करने के बाद जो इंट्रोगेशन की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें लगातार ऐसी चीजें मिल रही हैं जिससे पता चलता है कि ये बहुत बड़ा एक आतंकी माहौल बनाया जा रहा था, जिसमें आईएसआई दाऊद का कनेक्शन
और उसके छोटे भाई इनाइस आनिस इब्राहिम का साथ था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 100 ऐसे जगह थे जो इन्होंने रेकी ऑलरेडी कर चुके थे। जो 2 इसमें 6 के अंदर है वो मस्कट के रास्ते जो घट्टा एक इलाका है कराची में, वहां इन्होंने बेहतर ढंग से विस्फोटक बनाना, हथियारों को चलाना और पुल और रेलवे स्टेशन के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान करने की काबिलियत को हासिल कर लिया था। सवाल इस बात का है कि आतंकवाद दुनिया में लगातार चल रहा है, लेकिन तालिबान और उसको सत्ता मिलने के जैसे जैसे वो नजदीक आता जा रहा है, जो माहौल है वो पूरी दुनिया में एक आफत सा नजर आ रहा है, जिसमें भारत सबसे ज्यादा इसमें खतरनाक स्थिति अपने आप को महसूस कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आईएसआई जो लगातार 113 पेजों का जो एक र्यूमर इमरान खान के माध्यम से पूरी दुनिया खास करके ओआईसी को ये जानकारी दे रहे हैं कि जो कश्मीर है उसमें इंडियन आर्मी पैरामिलिट्री फोर्स केमिकल वेपन को यूज कर रही है, ये सब र्यूमर है। लेकिन इसके पीछे हमारा सोच ये है कि कोई भी तालिबान, अलकायदा, हक्कानी या आईएसआईएस का ग्रुप है या पाकिस्तान का रेंजर या सेना, उनको हम बेहतर ढंग से सामना कर सके और जरूरत पड़े तो हम उनके सरहद पार जो रक्षा मंत्री ने बताया मुस्कान जी, उसके ऊपर भी एक्शन कर सके। लेकिन प्रयागराज के अंदर 1.5 केजी जो आरडीएक्स मिला है, उस आरडीएक्स को देखते हुए हम ये मान सकते हैं कि आज जो सभी राज्यों के एटीएस प्रमुख और सेंट्रल एजेंसी के जो अधिकारी हैं, उनकी जो बैठक हो रही है उसमें बेहतर ढंग से रणनीति बनाई जाएगी और ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी उसके अंदर पूरी अपनी इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान किया जाएगा। और आने वाले दिनों में जो ये नेटवर्क है, जो ये जाल है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नापाक इरादा को अंजाम देना था, उसको हम बेहतर ढंग से उसको नेस्तनाबूद कर सकेंगे। ये हमारी आज दिल्ली पुलिस की सोच है। बिल्कुल अंकित जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से केरला मॉड्यूल अभी देखने को मिला था, जिसमें कुछ जो बच्चे थे वो माफ कीजिएगा अफगानिस्तान और इराक की तरफ गए थे। अब जो केरला मॉड्यूल है उसके बाद ये जो तमाम गतिविधियां हो रही है, उस पर केंद्र किस तरीके से नजर रख रहा है और खुफिया एजेंसियां किस तरीके से? मुस्कान जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के यशस्वी नए भारत को एक नया चेहरा देने वाले और आत्मनिर्भर की नींव रखने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और उनकी यही दमक है, यही शक्ति की दमक है कि देश के बाहर बैठे आतंकवादी और देश के अंदर बैठे देश विरोधी लोग जो है तिलमिला उठे। वो अपनी पैनिक के कारण जो है गलत गलत गतिविधियों को जो संपूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। और हाल ही में जो 5 राज्यों से कुछ आतंकवादी पकड़े गए हैं खुफिया एजेंसी के द्वारा, मैं उस कदम को और उनके इस कदम को जो सादर प्रणाम करता हूं कि ये जो प्रोएक्टिव अप्रोच है यही देश की सुरक्षा के लिए आने वाले है और ये जरूरी है। जब से अफगानिस्तान को कॉन्कर कर लिया गया है तालिबान के द्वारा, गलत शक्तियों के द्वारा, मैं कहूंगा ये हिंदुस्तान के लिए भी अलार्मिंग स्टेज की एक जरूरत बन चुकी है। अब देश चारों तरफ से जो है एक गलत शक्तियों के द्वारा, एक नकारात्मक शक्ति के द्वारा गिरा जा रहा है। अगर आप नीचे से देखेंगे, वेस्ट बंगाल से देखेंगे, केरला से देखेंगे, तो एक लीकेज वहां से भी है। आप पाकिस्तान की तरफ से देखेंगे, अफगानिस्तान की तरफ से देखेंगे, फैसिलिटेशन वहां से भी है, और उधर से चाइना। तो एक सारी नकारात्मक शक्तियां जो है देश के खिलाफ खड़ी होने को तैयार है और खड़ी हो चुकी है। यह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की शक्ति की दमक है और सैन्य बल की शक्ति है कि इन गतिविधियों को, एक नकारात्मक सोच को बॉर्डर से बाहर रखा जा रहा है और जो घुसपैठिए हो चुके हैं उनको निकाल के जो है ढूंढा जा रहा है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाले समय पे देश में बहुत से पर्व आने वाले हैं और ये उनके लिए एक ऐसा मौका हो सकता है जहां पे वो ये उथल और पुथल मचा सकते हैं। और आने वाले समय में चुनाव भी हम हमेशा पता है ये एक राजनीतिक
षड्यंत्र तो नहीं कहूंगा, पर देश विरोधी षड्यंत्र तो जरूर है कि अगर देश की इंटीग्रिटी डिग्निटी के साथ अगर खिलवाड़ करने की कोशिश करने गए तो ये बिल्कुल भी नामंजूर है। बात को हमें समझने की जरूरत है और इसलिए 5 राज्यों के लिए सारी खुफिया एजेंसी जो है इस समय प्रोएक्टिव मोड में काम कर रही है और समझने की जरूरत है कि और सारे देशवासियों से निवेदन है, अगर कहीं भी उन्हें कोई भी चीज संदिग्ध दिखाई देती है जो देश के खिलाफ जो असामाजिक सी लगती है उसको तुरंत रिपोर्ट करें। आपको पता नहीं कौन आपके अगल बगल किस मंशा से बैठा होगा, इस बात को समझने की जरूरत है। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही कही कि हमें पहले खुद से लड़ने की ज़रूरत है। हमारे जो देश के कह सकते हैं कि जयचंद बैठे हैं उनसे लड़ने की हमें ज़रूरत है। लेकिन देखिए अगर इन्हीं तमाम चीज़ों की बात करें तो अभी शफीकुर रहमान सपा सांसद है, उनका किस तरीके से तालिबान के समर्थन में बयान आया था और अलग अलग तरीके के बयान आते हैं, फिर चाहे वो हमारे देश के लिए हो। देखिए मदनी साहब का, मौलाना मदनी का एक बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने तो ये तक बात कह दी थी कि देश में जो मुस्लिम समुदाय की जो महिलाएं हैं उनको गैर मुस्लिम समाज के पुरुषों से बचकर रहना चाहिए। इस तरीके की तालिबानी सोच को हम किस तरीके से फिर देख सकते हैं? जी अंकित साहब। मुस्कान जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस देश की रोटी जिस देश की धरती पे वो रहते हैं और उन्हीं के लोगों को एक गैर जिम्मेदार कहते हैं। बहुत ही सोची सोच है ये। मैं इस सोच को आप बिल्कुल भी स्वागत नहीं करता। अरे आपको समझने की जरूरत है कि आप जिस देश में रह रहे हैं वहां हर तरह की आजादी है, हर इंसान को, हर जाति को, हर वर्ग को बोलने की आजादी है। डेमोक्रेसी का जो एक्चुअल मीनिंग है और सिनोनिम है वो हिंदुस्तान है। इस बात को समझने की जरूरत है। हिंदुस्तान से जरा 2 कदम बाहर होकर देखिए, आप अपनी इंसान की अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को दबा दी गई है। अफगानिस्तान सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जहां ये बोला जाता है कि महिलाओं को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उनको बुर्के में रहने की आवश्यकता है, वो घर में रोटी और बेलन चलाने के लिए बनी हुई है। ऐसी सोच से किसी देश का निर्माण हो सकता है? और बंदूक के बल पे, शक्ति के बल पे आप कब तक राज कर सकते हैं? बुद्धिजीवी कहते हैं ना, वो एक विवेक से ऊपर राज करने के लिए तो जीवन बीत जाएगा। ये हिंदुस्तान उस विवेक का उदाहरण है, इस बात को समझने की जरूरत है। और अगर ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी असामाजिक बातें करते हैं तो उनको यहाँ रहने की आवश्यकता ही नहीं है। जहां उन्हें वो चीज की सुविधा मिलती है, भाई जीवन आपका है, आप अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। देश के लिए अगर आपके लिए कुछ सम्मान है तो देश का सम्मान करना जरूरी है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसी एम के साथ हर व्यक्ति, हर वो इंसान जो हिंदुस्तान में पैदा होता है वो इसी उच्च कोटि की सोच रख के पैदा होता है। और इस झंडे के नीचे हम सब हैं, इसके नीचे कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, कोई गरीब कोई अमीर नहीं है, हम सब एक ही अम्ब्रेला के नीचे हैं। और किस गैर असामाजिक लोगों की वो बात कर रहे हैं? अरे हमारा इतिहास तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है कि कहने में और समझाने में भी समय बीत जाए। तो ये बात तो समझने वाली बात है कि सोची सोच का, गलत सोच का कोई इलाज नहीं। और हर इंसान गलत नहीं, मुझे पता है, बट जिस तरह की ताकतें, जिस तरह की सोच, जिस तरह की नकारात्मक विचारधारा होती जा रही लोगों के अंदर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस समय हम देश में डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, डिजिटल मोड की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, और वहां पे अभी भी लोग इन सब चीजों में लगे हुए हैं। हमारा सोचिए, देश का छोड़िए, आपका अपना कैसे विकास होगा, आपके अपने परिवार का कैसे विकास होगा, आपके अपने बच्चों का कैसे विकास होगा, ये सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ये तमाम चीजें सोचने की जरूरत है और वाकई ये बहुत अहम बातें कही है अंकित साहब आपने। बहुत बढ़िया बातें। नलन जी, आपके पास आना चाहूंगी। अंकित जी की बातों से अगर ये सवाल उठाएं, देखिए जयचंद की बात उन्होंने की, जिस तरीके से उन्होंने जयचंद की बात की है उसमें अगर हम अपने ही आस पड़ोस के देशों को देखें, जैसे नागालैंड है या फिर छत्तीसगढ़, वहां पर नक्सलवाद बहुत ज्यादा फैल रहा है और हम इन चीजों से जूझ रहे हैं। मैं आप ही के पास आना चाहूंगी ललन जी। देखिए नागालैंड की अगर बात करें तो वहां पर नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है। जो तमाम जो चीजें हैं इन चीजों से हम जूझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी और झारखंड में नक्सलवाद है। ये जो तमाम चीजें हैं इनसे बचने के लिए हमें क्या कुछ करना होगा? देखिए, आपने बहुत सही कहा, एक आतंकवादी नहीं है हमारे लिए समस्या, नक्सलवाद भी है, उग्रवाद भी है। और अगर हम
75 और 76 और 77 की बातों को याद करें तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर उग्रवाद से बहुत आफत में पड़ा हुआ था और पूरे भारत को डिस्टर्ब किया हुआ था आंतरिक सुरक्षा में। लेकिन आज वो हालत नहीं है। हमारी जो सरकारें हैं उसके ऊपर बहुत सिविक एक्शन और बेहतर ढंग से उनके साथ तालमेल बैठाकर उनको बहुत तरह की सुविधाओं के साथ उनको महसूस कराया है कि आप भारत के अभिन्न अंग हो और आप हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलो और हम आपके लिए हैं और आप हमारे लिए बनो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो रजा के अंदर जो 200 जवान ज्वाइंट एक्सरसाइज आतंक विरोध में अभी कर रहे हैं, जिसमें पुतिन साहब भी उसके गवाह बने थे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें 90% नागा जवान है। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इनकी जो काबिलियत है सामरिक दृष्टि से और आतंकवाद के खिलाफ वो बहुत ही बेहतर है, इसीलिए उनको इस ज्वाइंट एक्सरसाइज में इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो 6 में 2 कराची के अंदर पाकिस्तान में ट्रेनिंग पाया है, उन्होंने बताया है कि हमारे साथ करीब 12 से 16 ऐसे लड़के थे जो बंगला भाषी थे और उसी खुलासे के ऊपर ये जानकारी मिली है कि 16 और 15 इन तरह के स्ट्रेंथ में बंगाल के अंदर आतंकी हो सकते हैं। मैं इसी के साथ इस बात को भी बताना चाहता हूं क्योंकि एलओसी पूरी सतर्क और पैरामिलिट्री और सेना के द्वारा सख्त हालात में है। ये नेपाल और बांग्लादेश इनके रास्ते से आना और जाना, अपने एक्शन को करना और अंजाम के बाद वापस अपने हाइड आउट में जाने का सबसे सुगम रास्ता है, जिसके ऊपर हमारी सिक्योरिटी एजेंसी की नजर हो चुकी है। और आज के जो मीटिंग 11 एटीएस और मिलिट्री इंटेलिजेंस और एनआईए और जितनी भी भारत सरकार की एजेंसी है उनके साथ ये बातें की जाएंगी कि आप केवल एलओसी और एलएसी के ऊपर नहीं, आप नेपाल और बांग्लादेश के रास्तों को भी पूरी तौर पे चौकसी करना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना है, हर्ज नहीं महसूस करता हूँ, 1100 मस्जिद जो है बिहार उत्तर प्रदेश के सटते हुए नेपाली सीमा में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बताइए 1100 मदरसे सीमा के ऊपर क्या काम कर रहे हैं। एक एक गांव में 3-3 मदरसे एस्टेब्लिश हो चुकी है। इन सभी का सोच बिहार के सीमांचल और मिथिलांचल और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर उनके लगते हुए सीमाओं के साथ नापाक सोच है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे प्रयागराज में आतंकी का ठिकाना मिला है, वो ऑलरेडी ये समझ में आ रहा है कि ये बहुत जबरदस्त ये आईएसआई और दाऊद का कनेक्शन है, क्योंकि दाऊद का जो नेटिव प्लेस है वो आजमगढ़ है। उसके पिताजी जो थे मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और उनकी जो बैकग्राउंड है वो आज बहुत ऊंचे स्तर की है। ऊंचे स्तर क्या, वही आईएसआई के साथ अपने नापाक हरकतों को भारत के अंदर अंजाम देकर अपने आप को सुविधा के साथ पाकिस्तान में एक बड़े ओहदे के तौर पे बैठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कराची में जहां ट्रेनिंग हो रही है उस जगह पे करीब 500 ऐसे लोग तैयार किए जा रहे हैं जो आत्मघाती के तौर पे भारत में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यह सूचना लश्कर जैश और इनका साथ अलकायदा और हक्कानी और जरूरत पड़ेगा मैं आपको यकीन बता सकता हूं कि तालिबान भी इनको साथ देंगे, क्योंकि इनके पास अभी और कोई काम नहीं है। ये एलओसी के ऊपर जो पाकिस्तान की सोच है उसको अंजाम देने के लिए, उनको साथ देने के लिए आएंगे। लेकिन भारत ही नहीं, विश्व के सभी सुपर कंट्रियों को इस बात को सोचना होगा कि अगर आतंक को नियंत्रण करना है तो पाकिस्तान के भूमिका को मद्देनजर उसके ऊपर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। और अगर उसके ऊपर सख्त नियंत्रण नहीं करते हैं तो आजकल वो ब्लैकमेल कर रहा है कि आप तालिबान को मान्यता दीजिए। तुम कौन होते हो मान्यता दिलाने और देने वाले? हमारे आज एससीओ मीटिंग में हमारे जो पीएम साहब हैं वो आज पक्का कड़ा संदेश देंगे और पहला बार अफगान के मसले के बाद पाकिस्तान और चीन के साथ उनके नेताओं का आमना सामना होगा।
ब्रिक्स के ऊपर उन्होंने बढ़िया संदेश दिया और बाइडेन साहब से मिलने जा रहे हैं और यूएनओ में उनका एक संदेश आएगा और भारत इस समय अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के साथ और दुनिया के सुरक्षा को मद्देनजर पूरा सख्त और सतर्क है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, मैं ललन जी मैं लौटूंगी आपके पास और अंकित जी आपसे इन तमाम बातों का जवाब भी चाहूंगी। आतंकवाद जिस पर हम लगातार बातचीत करते नजर आ रहे हैं, दोनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा अंकित जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NSCN के IM से जो बातचीत की थी, उन्होंने उनसे साफ तौर पर एक सामने रखा था कि उग्रवादियों को किस तरीके से खत्म किया जाए, उनसे एक समझौता किया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर वो मान भी गए थे उनकी बातों को। लेकिन अब इन चीजों को देखें, 2015 में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत उनसे की, क्या अब लगता है कि तालिबान से भी इस तरीके से बातचीत कर पाएंगे, या फिर जो आतंकवादी गतिविधियां लगातार पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अब शुरू हुई है, साथ ही चीन भी इसमें शामिल है, क्या लगता है कि इन तीनों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरीके से अपनी सूझबूझ से कदम रख पाएंगे आगे, और तालिबान से खासकर जो खतरा भारत को अब बढ़ने लगा है उस पर क्या कदम हो सकता है? मुस्कान जी, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान का एक जो रिश्ता था वो तालिबानियों के आने से वैसा तो कभी नहीं रह पाएगा, जो मेरी अपनी समझ कहती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विचारधारा है और जो सकारात्मक सोच है, वो किसी तरह की नकारात्मक विचारधारा का स्वागत नहीं करते, इतनी मेरी समझ कहती है। और तालिबानियों से एक तो बात करना, जब तक वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ना आ जाए जहां पे एक कॉन्वर्सेशन, एक कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सके, बिकॉज जिस तरह की असामाजिक शक्तियों के द्वारा उन्होंने अफगानिस्तान का कब्जा किया, मैं कहूंगा वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और कोई भी सूझबूझ वाला देश इस चीज का स्वागत नहीं करता, क्योंकि ये आतंकवाद को एक बढ़ावा देने के बराबर है। आपने देखा है कि जैसे ही कब्जा हुआ है, कब्जा होने के बाद जो पाकिस्तान के द्वारा फैसिलिटेशन दी जा रही है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये अपने में बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक बैकबोन तैयार कर रहे हैं वो अपने, कि भारत देश को लेकर उनकी मंशा तो साफ है, वो देश विरोधी है, वो देश के खिलाफ खड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि अगर वो एक बैकबोन तैयार कर रहे हैं, और चाइना इज गोइंग टू बी अ साइलेंट किलर इन दिस, आई बिलीव, क्योंकि वो ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं कि वो होके भी नहीं है और नहीं होके भी है। तो वो जो एक शूडनेस है, एक क्रूरनेस है, इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि भारत इस चीज को कभी वेलकम नहीं करेगा। और जब तक, मान्यता तो बहुत दूर की बात है, पहले एक सकारात्मक सोच तो ले आए, एक अच्छी विचारधारा तो ले आए, जाति धर्म से ऊपर उठकर जो है इंसानियत की विचारधारा होना बहुत जरूरी है। अभी तो इंसानियत जो है वो खत्म हो रखी हुई है अफगानिस्तान में तालिबानियों के द्वारा, उसको पाक में रख दिया गया है कि जिसकी कोई अहमियत ही नहीं रह गई है। इंसानी जान तो उनके लिए एक चींटी को मारने के बराबर हो चुका है। अपने मंसूबों में कामयाब होने के लिए उन्होंने जिस तरह की शक्ति का उपयोग किया है, वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ठीक है, अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान के कब्जे के बाद आतंकी गतिविधियां भारत में जिस तरीके से लगातार बढ़ी है, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं। ललन जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, तमाम चीजें तो हमने देखी, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अभी जिस तरीके से दिल्ली में आतंकी पकड़े गए थे 6, उसमें भी पाकिस्तान का सीधे तौर पर कनेक्शन देखने को मिला था, और अब जो तमाम ये गतिविधियां हैं उसमें भी पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। और लगातार पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियां, अभी जैसे बारिश के मौसम में पाकिस्तान से आतंकी काफी ज्यादा, चाहे वो नाले के जरिए घुसे हो या फिर किसी भी तरीके से, काफी ज्यादा गतिविधियां बढ़ती नजर आ रही है। इन चीजों को किस तरीके से हम रोक सकते हैं? और सबसे पहले तो पाकिस्तान को रोकना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके पास कुछ है तो नहीं, लेकिन वो आतंक में इस तरीके से लगातार आतंक को बढ़ावा देता जा रहा है, जिसका हम कुछ कह भी नहीं सकते। खाने पीने को पाकिस्तान मोहताज है, लेकिन आतंक में उसको नंबर 1 रहना है। देखिए मुस्कान जी, 2 चीजें हैं। हमारी जो LOC है उसके ऊपर हमारी सेना और पैरामिलिट्री अपने तरीके से पूरी चौकस होकर अपने एक्शन में है। मगर दूसरी बात मैं आपको एकदम बताना चाहूंगा, ये जो जीशान और ओसामा के पूछताछ में जो खुलासा हुआ है, इनका जो मॉडल है पाकिस्तान और ISI का, वो पूरी तौर पे चेंज हो चुका है। उन्होंने महसूस कर लिया है
कि हम किसी को घुसपैठ इतनी आसानी से भारत में नहीं कर सकते। तो हम अपने उन स्लीपर सेल को फिर से खड़ा करें और उनको अपने आर्थिक मदद और धार्मिक उन्माद के नाम पर उनको एकजुट करके और भारत के खिलाफ नंबर 1, इसमें कोई शक नहीं कि भारत आतंकी जिहादियों के निशाने पर आ चुका है। दूसरा, दुनिया के धार्मिक माहौल के नाम पर, चाहे वो अलकायदा हो, जैसे हो, लश्कर हो और बोको हराम हो या हक्कानी हो, ये सभी एक दूसरे के साथ हमारे भारत के खिलाफ कार्रवाई के लिए मिल चुके हैं और उसका सूत्रधार पाकिस्तान है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको सोचना पड़ेगा, उन नेताओं को सोचना पड़ेगा, उन जयचंदों को सोचना पड़ेगा कि आपके एक बयान से, आपके एक सोच से पूरी देश की सुरक्षा में ठेस पहुंचती है। आप सोचिए, जो फौजी हैं, जो अर्धसैनिक बल के जवान हैं, जो पुलिस के लोग हैं और जो देश के जागरूक नागरिक हैं, उनको कितनी तकलीफ होती है जब हमारे लोगों की शहादत होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सत्ता की राजनीति चलती रहेगी, लोकतंत्र की ये विशेषता है, लेकिन जब सुरक्षा और आतंकवाद की बात होती है तो हम सभी को एकजुट होना है। जो अरोड़ा साहब ने आपको पहले इस बात की पूरी जोर शोर से जानकारी दी है। मैं बताना चाहता हूं कि ओसामा, उसका चाचा प्रयागराज में अपने कार्यवाही में लिप्त था। उसका जो पिताजी है वो दुबई के अंदर से चला रहा है और मदरसों में यही आत्मघाती बम और वहां से लोगों को पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए भेज रहा है। तरीके अलग अलग हो गए। अब जमीन से नहीं आ सकते तो हम समुद्री रास्ते को अख्तियार करें, कभी ओमान से, कभी सऊदी अरब से, और अगर उससे भी मौका नहीं मिला तो नेपाल और बांग्लादेश से। तो आज का जो एटीएस का प्रमुख मिलिट्री इंटेलिजेंस का ललन जी देखिए, मैं जानना चाहूंगी आपसे, जम्मू कश्मीर तो हमारा बॉर्डर एरिया है, वहां पर आतंकी गतिविधियां होती रहती हैं, वहां पर आतंकी आते हैं जाते हैं, मारे भी बहुत से जाते हैं, ये तमाम चीजें हैं जो अब भारत के लिए एक बार के लिए नॉर्मल सी बातें हो गई है। लेकिन जब 26/11 का हमला हुआ था ताज होटल पर मुंबई में, उसके बाद से आतंकी गतिविधियां बंद हो गई थी। और अगर बात करें कि 9/11 जो अमेरिका में हमला हुआ था, उसके बाद अमेरिका ने स्लीपर सेल को पूरे तरीके से खत्म कर दिया था, कह सकते हैं कि ना के बराबर वहां पर थे। और 26/11 के हमले के बाद अब एक बार फिर से आतंकी गतिविधियां भारत में शुरू हुई। क्या हमें भी अब स्लीपर सेल को पूरे तरीके से खत्म कर पाएंगे? क्या कुछ रणनीति आगे इसके लिए होनी चाहिए? हाँ, एकदम आपने सही कहा। अगर आप याद कीजिए 20 साल पहले का, तो जब अलकायदे के विमान के द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को नुकसान किया गया था, तो यूएस जो है अपने लोग, अपनी फौजी ताकत से अफगानिस्तान में अलकायदा को बर्बाद कर दिया। 10 साल रूस भी वहां पे अपने समय को खराब किया और वो पूरी तौर पे कामयाब नहीं हुआ। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि यूएस अगर ओसामा बिन लादेन को मारा, लेकिन उसने दुनिया से आतंकवाद को खत्म नहीं किया। उसी तरह मुंबई का जो हमारा इंसिडेंट है, उसके बाद लगभग हमारा दबाव बन रहा था। लेकिन अभी तालिबान के आने के बाद, दुनिया के माहौल को चेंज होने के बाद, और तालिबान के दिमाग में ये घुस गया है कि हम दुनिया के सुपर कंट्री को बोरिया बिस्तर बांध के वापस भेज दिया है। उसको गलतफहमी नहीं होना चाहिए। भारत की जो फौज है, वो जो 14 लाख की जमीनी फौज है, वो उसको नेस्ताबूंद करने की ताकत रखता है। लेकिन हमारे आंतरिक सुरक्षा में जो लोग ठेस पहुंचा रहे हैं, जो स्लीपर सेल के तौर पे, अभी आपने देखा उड़ीसा के अंदर डीआरडीओ के 4 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी जो गुप्त सूचनाओं को आईएसआई को दे रहे थे। उसी तरह राजस्थान में इस तरह की बातें जानकारी हुई हैं। इन सभी लोगों को चिन्हित करना है, अपने इंटेलिजेंस ग्रुप को इलाके में फैमिलाइज करना है, और जिसको भी थोड़ी भी अगर शक होता है तो उसको इंट्रोगेशन सेंटर में लाकर उसको नीड टू नो बेसिस पे पूरी जानकारी इकट्ठा करना है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, राजनीति ना हो, किसी भी वोट बैंक का बातचीत इस पे नहीं हो। इजराइल के जैसा एक होना चाहिए। और भारत की अरोड़ा साहब ने जो कहा, विरासत है, हमारा इतिहास है, हमारे यहाँ पृथ्वीराज चौहान भी थे, झांसी की रानी भी थी। तो फिर हम जयचंद जैसे लोगों को निकाल कर उसको नेस्ताबूद करेंगे। और अगर कोई गलत बयानबाजी देता है,
तो कानूनी प्रक्रिया के साथ वो चाहे वीआईपी हो या राजनीतिक नेता हो, उनको इस तरह का जैसे कि नजरबंद किया जाए कि उनको बोलती बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये समय बहुत शोचनीय है, गंभीर है और मोदी साहब बहुत सख्त हैं। हमारे बिपिन रावत, हमारे अजीत डोभाल, हमारे गृह मंत्री, ये सभी अभी चौकस हैं। तो समय अगर जरूरत होगा तो हम सरहद के पार पीओके के ऊपर एक आक्रामक कार्रवाई करने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा, जिससे डिफेंसिव नहीं, अटैकिंग और इन सभी तालिबान, अलकायदा, हक्कानी, इनको एकदम बर्बाद करना आज का जरूरत है, जिसको होना लाजमी है। बिल्कुल। ललन जी की बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके पास आना चाहूंगी अंकित जी। देखिए, उन्होंने दो बातें बहुत अहम कही है। एक तो जयचंद की बात कही है, जो शुरुआत में आपने भी कही। इस पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए हम अफगानिस्तान से जिस तरीके से हमारा एजुकेशन के लिए हमारा एक संबंध था, वहां से हम वहां पर छात्रों को लेकर आते थे, यहाँ पर उन्हें पढ़ाते थे और फिर वहां पर हमने अफगानिस्तान का विकास किया। लेकिन शायद हमारे ही जो देश के जयचंद है, उनको शायद हम इतनी शिक्षा देने में शायद विफल रह गई कि अब वो इस तरीके की हरकतें करते नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान में जिस तरीके से हक्कानी नेटवर्क जो पाकिस्तान से संचालित होता है, उसके जो तमाम चीजें वहां पर गृह मंत्री उन्हीं की सदस्य जो है वो बने हैं, जलालुद्दीन हक्कानी। जब ये तमाम चीजें हो रही है और जिस तरीके से अभी चीफ भी वहां पर गए थे अफगानिस्तान में उनसे बातचीत करने के लिए, आईएस चीफ, इन तमाम चीजों को देखते हुए तालिबान का जो रवैया है वो भी अब भारत की तरफ से बदलने लगा है और एक तरफ से ऐंठ गया है, एक तरफ से तालिबान भी। मुस्कान जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि किसी भी संस्था का, किसी भी देश का नेतृत्व करने वाले इंसान पे बहुत ज्यादा देश निर्भर होता है, देश का विकास निर्भर होता है, देश के लोग निर्भर होते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान और मैं कहूंगा एमिरेट्स के नाम दिया गया तालिबान हो, ये इनका नेतृत्व करने वाले वो लोग हैं जो विश्व स्तर पर बहुत ही मोस्ट वांटेड के नाम से जाने जा रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि इनका नेतृत्व कर कौन रहा है और देश का विकास कहाँ होगा। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें माननीय मोदी जी जैसे एक यशस्वी पोस्ट मिले हैं, जो आने वाले समय में लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करेंगे, आने वाली जनरेशन इनको याद रखेगी। क्योंकि जिस तरह का नींव ये रख रहे हैं, एक नेतृत्व कर रहे हैं सकारात्मक विचारधारा से देश के विकास के लिए जो कर्तव्य भाव है, ये ऐसा प्रधानमंत्री मिलना बहुत मुश्किल है। और मैं माननीय मोदी जी का तहे दिल से एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते धन्यवाद करना चाहता हूं कि ऐसे नेतृत्व के कारण ही हम अभी सुरक्षित हैं। आज हमारे बॉर्डर में जो डिफेंस है, आर्मी है, उनकी शक्ति इतनी प्रोफाउंड है, कह सकते हैं कि दोगुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से शक्तियां हो गई है। और ये वाकई सही बात भी है अंकित जी। फिलहाल समय की कमी है, समय ज्यादा इजाजत नहीं देता, इसलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से आज खुफिया एजेंसियों की बैठक हो रही है, इस बैठक में अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से तमाम स्थितियों को उनसे निपटने के लिए क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। क्योंकि अभी जिस तरीके से आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ती नजर आ रही है और ये साफ कहा जा रहा है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए और देश को दहलाने के लिए 26/11 जैसा हमला एक बार फिर से किया जा सकता है। इससे बचने के लिए हमारी खुफिया एजेंसियां किस तरीके से अलर्ट पर है, इसी के लिए आज बैठक हो रही है और देखना होगा कि उस बैठक में क्या कुछ अहम रहता है।